बल्ब को ऑन करोगे उसमें से लाइट रेज निकलेंगी। ऐसा क्या है बल्ब के अंदर के वहां से लाइट रेज निकल रही है कि लाइट रे एक सरफेस पर टकरा के अगर बाउंस बैक कर जाए तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मैं क्या ही बोलूं है, ये लॉजिकल चीजें सुनना, ये 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे से चीजें थे भैया, तो खुले खुले एकदम खुला खुला इंजॉय कर रहे थे, मस्त है ना। तो भैया भौकाल शुरू हो चुका है और इसका शुभारंभ है फिजिक्स के पहले वन शॉट के साथ, जहां हम लाइट चैप्टर को 45 मिनट में पूरा कवर कर रहे होंगे। तो भैया एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और भौकाल की लाइव सीरीज में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं इस लेक्चर को। आप सभी लाइक कर दो और मुझे बताओ कैसा जा रहा है आपका प्रिपरेशन हाफ ईयरली का। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। भैया जरूरी बात यहां पर यह है कि इस पूरे लेक्चर में जो हम वन शॉट कर रहे हैं यहां पर थ्योरी है। जो भी तुम्हारे डाउट है तुम नीचे कमेंट में डाल देना, मैं भौकाल सीरीज के अंदर सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, ये रिकॉर्डेड है और भौकाल सीरीज में जो वन शॉट्स होंगे वो लाइव होंगे, ठीक है। चलिए तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले भैया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया लाइट मतलब बल्ब होता है। अरे नहीं रे बाबा, लाइट मतलब क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की वो फॉर्म जो हमें देखने पर मजबूर कर रही है कि यार देख देख, आंख खोल के देख। तो भैया ये देखने पर मजबूर करने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, लाइट एनर्जी बोलते हैं। बिना लाइट के मैं नहीं देख सकता। अभी सब बल्ब वगैरह सब कुछ बंद कर दिए जाएं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, अगला लिखा हुआ है भैया, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज, यानी लाइट रेज के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब आप लोग ये कहेंगे भैया कि लाइट रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो ये डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, जिसको आप आगे पढ़ोगे। यानी लाइट रे जो है वो भैया पार्टिकल भी और वेव भी है। तो यहां हम 10th क्लास में वेव नेचर की बात नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल है, यानी कि सिर्फ रे की फॉर्म में मूव करती है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है कि वैक्यूम में लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत तेज स्पीड होती है। तो लाइट रे इस स्पीड से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भैया आप मुझे बताओ कि कमेंट में लिख के जाना कि सन से लाइट रेज अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझो, दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं लाइट के मामले में। पहला जो अपनी लाइट दे रहा है, बल्ब को ऑन करोगे उसमें से लाइट रेज निकलेंगी। ऐसा क्या है बल्ब के अंदर के वहां से लाइट रेज निकल रही हैं। तो एकदम बेसिक लेवल पर समझो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो बल्ब के अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी जिसकी वजह से लाइट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिन पर खुद की एनर्जी होती है, जो खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट एनर्जी। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अब तुम इस पूरे बंद कमरे में मुझे लाके खड़ा कर दो, क्या पूरे कमरे में जगमगाहट हो जाएगी, क्या पूरा कमरा जगमगा जाएगा? नहीं भैया। और बल्ब ऑन करोगे तो पूरे कमरे में लाइट आ जाएगी। तो जो लाइट देता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद की लाइट है। और जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, खुद की रोशनी नहीं है, जैसे किसी का फ्यूचर, तो भैया वो क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ, तो भैया लाइट के ना यहां दो फिनोमेना हम देखने, मतलब लाइट की फितरत है, ठीक है, दो तरीके की, ठीक है। एक वर्ड होता है, यूज नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन लाइट की एक फितरत है, दो चीजें दिखाती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है यहां समझ लेते हैं। मान लो भैया आपके पास एक बहुत बड़ी और सॉलिड दीवार है, इस दीवार पर आपने क्या किया, एक बॉल को फेंक के मारा, ऐसे बॉल वापस आपके पास आ गई। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी लाइट रे जो है किसी भी एक आदमी के, भैया यहां पे मान लो आदमी खड़ा है, ठीक है, इसके अंदर से मान लो यहां बल्ब जल रहा है, ठीक है, यहां कोई बल्ब है, और ये बल्ब से लाइट यहां जाएगी, यहां से टकरा के यहां जाएगी, यहां से टकरा के यहां, और यहां तुम खड़े हो, अगर तुम्हारी आंख है ये, तो भैया तुम्हें दिख जाएगा। यानी मतलब देखो, सिंपल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट रे एक सरफेस पर टकरा के अगर बाउंस बैक कर जाए तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो द फिनोमेना व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन अ वॉल ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक और स्ट्राइक बैक, बाउंस बैक, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 3 कंपोनेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक जाने वाली लाइट वेव या रे, सॉरी, और एक आने वाली लाइट रे, है ना। इसको बोलते हैं भैया इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं,
इंसिडेंट रे यानी जाने वाली रे जो टकराती है, और जो वापस आती है उसको बोलते हैं भैया रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड, ये थोड़ा गलती से इधर उधर निकल जाता हूं गुस्से में, है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या कहते हैं भैया, रिफ्लेक्टेड रे। तो आगे हम समझेंगे रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जरा अभी ये समझ लेते हैं भैया, रिफ्लेक्शन में भी सरफेस दो तरीके की हो सकती है। प्लेन सरफेस हो सकती है यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यानी कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। स्मूथ मतलब जिसमें कोई रफ चीज ना हो, कोई रफ पैचेस ना हो। तो भैया यहां पर जो लाइट रे, सोचो ना, यहां कोई मान लो कोई एकदम सीधी दीवार है, तुम उसके ऊपर बॉल फेंक के मारो, तुम्हारे हाथ में ही आएगी, ठीक है, ठीक है, वापस आ गई। लेकिन अगर तुम किसी ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पर बॉल फेंक के मारोगे तो हो सकता है बॉल इधर उधर चली जाए। यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में सरफेस रफ होती है, जिसकी वजह से लाइट रे इधर उधर भाग जाती है भैया, लाइट रे टकराएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि भैया स्मूथ सरफेस क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी, और रफ सरफेस भैया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ भाई। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर मतलब सीधा मिरर, सिंपल बात है। प्लेन मिरर जिसको तुम अपने घर में यूज करते हो भैया, उस प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला कि प्लेन मिरर हमेशा रियल एंड इनवर्ट, सॉरी अभी हो जाती गलती भैया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देती है। वर्चुअल मतलब वर्चुअल, और अभी मैं बताऊंगा वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, डायरेक्ट क्या होते हैं, पहले समझो। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कभी ऐसा हुआ है तुम शीशे के सामने खड़े हुए और अचानक से बड़े हो गए, होय मैं तो बड़ा हो गया, अरे नहीं, हम जितने हाइट के हैं, हम जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सामने मिरर बनाता है। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि तुम उससे बोलोगे हेलो, तो तुमने अपना राइट हैंड किया, लेकिन जब आप उसके नजरिए से देखोगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, हेलो 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 भाई, हेलो 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 हेलो। तो मैं भी, मेरे सामने जो कैमरा है ना, देखो मैं इधर वाला हाथ ऐसे हेलो हेलो कर रहा हूं, तो आपके यहां जो कैमरा है, कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इस वाले हाथ से हेलो कर रहा है, यानी लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाना। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, लेटरली इन्वर्टेड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, देखो जो हम रियल एंड इन्वर्टेड पढ़ते हैं ना, उसका मतलब होता है टॉप का बॉटम हो जाना, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस पे लिखा हुआ होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड मतलब सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, सर नीचे पैर ऊपर। और लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, राइट का लेफ्ट हो जाना, समझे। तो हाँ, इक्वल डिस्टेंस, यानी तुम जितना दूर मिरर से खड़े हो, तुम मिरर से अगर 10 मीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी मिरर से 10 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है, ये सब हमने करके देखा हुआ है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हैं। अभी आते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या होता है भैया। देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट वो इमेज है जो कभी भी इमेज पर मिरर पर फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, यानी कि तुम इस इमेज को स्क्रीन पर कभी नहीं उतार सकते। स्क्रीन पर उतारने का क्या मतलब है, आपने वो देखा है मूवीज वगैरह में, जो पहले के भैया सिनेमा घर होते थे, वहां पर एक ऐसे लाइट रे फेंकी जाती थी और वहां से मूवीज चलती थी। तो भैया क्या किया जाता था, जो टेप थी, टेप के अंदर पूरी की पूरी मूवी इन्वर्टेड होती थी, उसको हम क्या करते थे, सामने की तरफ जब स्क्रीन पर उतारते थे वो सारे कैरेक्टर सीधे दिखते थे, यानी कैरेक्टर ऐसे हैं, कैरेक्टर वहां स्क्रीन पर उतर के ऐसे दिख रहे हैं। तो वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब है कि मैं जैसा हूं तुम्हें वैसा ही दिखाई दे रहा हूं, सिंपल। हम इस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर उतारेंगे तो भैया उल्टा सीधा हो जाएगा, कभी फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब वर्चुअल मतलब यह है कि एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही, मैं मान के चल रहा हूं कि इमेज बनेगी। रियल का मतलब होता है कि भैया इमेज बनी है, इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर की टर्म्स की मैंने बात की, अभी की टर्म्स समझेंगे जब हम आगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो यहां देखो भैया, ये मेरे पास एक प्लेन स्ट्रेट मिरर है, ठीक है। इस मिरर के पीछे कौन सी कोटिंग होती है जो इस मिरर को ट्रांसपेरेंट होने से बचाती है, तो भैया सिल्वर की कोटिंग हम करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। सवाल आ सकता है तुम्हारा, ये प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर के ऊपर मान लो मैंने कोई बॉल फेंकी, यानी कोई लाइट रे फेंकी ऐसे, ठीक है, ये लाइट रे फेंकी, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे मैंने फेंकी, वो क्या होगी भैया, जैसे ही टकराएगी, टकरा के वापस आ गई, ठीक है। क्या बोला मैंने, टकरा के वापस आ गई। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं, इस फिनोमेना को बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो इन दोनों के बीच में एक रे मैं बना रहा हूं ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, एक मैंने रे बनाई जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। या देखो मैथ्स में परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, तो भैया ये नॉर्मल रे है। तो यहां 3 तरीके की रे मुझे दिखाई दे रही है।
इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से निकली है और मिरर की तरफ जाती है, रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से निकली है, ठीक है, और आईज की तरफ जाती है या कहीं भी और दूसरी तरफ जाती है जो स्ट्राइक होके वापस आई है, और एक होती है नॉर्मल रे जो कि मिरर पे नॉर्मल परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। तो ये तीनों जरा देखो, मैं यहां एक स्क्वायर बना देता हूं, क्या ये तीनों के तीनों रे एक स्क्वायर के ऊपर है? तो इसको बोला जाता है प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? एक शीट। क्या ये तीनों रे एक शीट के ऊपर है? क्या ऐसा है? ये ऐसे गई और यहां से बाहर निकल के आ गई, मतलब ये रे ऐसे जा रही है, ओहो, ये रे ऐसे जा रही है और ये बाहर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। रे ऐसे जा रही है और बाहर आ गई, ऐसा नहीं। रे ऐसे जा रही है और इसी शीट के ऊपर वापस आ गई। तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन पे होना। तो भैया द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर है तीनों की तीनों। ये है लॉ नंबर 1 रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ, कि भैया तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर मिलेंगे। अच्छा आगे आ जाओ भैया। आगे दूसरा लॉ बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से देखा जाएगा? नॉर्मल से देखा जाएगा। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है इंसिडेंस का? मान लो थीटा इंसिडेंस, मैंने ये बोल दिया। और इसी नॉर्मल से जो एक एंगल बनता है रिफ्लेक्शन के साथ, इसको मैंने थीटा आर बोल दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितने एंगल से बॉल यानी मेरी लाइट रे गई है और प्लेन पर टकराई है, प्लेन मिरर पर टकराई है, उतने ही एंगल से वापस भी आएगी। अब सवाल मेरा यह है, क्या यह सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है? नहीं, यह हर तरीके के मिरर के लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, तीनों तरह के मिरर यानी स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, दोनों तरीके के मिरर पर यह एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। तो भैया मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बराबर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से लाइट जाएगी उतने से ही वापस आएगी टकराने के बाद। अब आ जाते हैं आगे। आगे है भैया प्लेन मिरर की हमने बात कर ली, अब आ जाते हैं कर्व मिरर पे। अच्छा, ये कर्व्ड मिरर क्या है? कर्व्ड मिरर मतलब है मेरे पास एक्चुअल में एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ओह सॉरी, ये स्फेयर है ना 3D में। स्फेयर मतलब भैया ऐसे है ना, एक गोलाकार है ना। तो ये मेरे पास एक स्फेयर है। अब मैंने क्या किया, इस स्फेयर को मेरा मन कर रहा था, मैंने इस स्फेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया भैया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लो है ना, लो जी, कर दिया जी, ठीक है। तो मैंने जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, पहला ये दूसरा ये। मैंने किया कि यार इधर इस वाले हिस्से पे तो मैंने इधर कोटिंग कर दी सिल्वर की। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते रहना। जो कर्व साइड है ना, कर्व के अंदर केव वाले स्ट्रक्चर पे कोटिंग कर दी, ठीक है, कोटिंग कर दी। और जो दूसरा हिस्सा था उस पर मैंने बाहर वाले हिस्से पर कोटिंग कर दी, यानी सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी। अब यहां पर ये जो 2 तरीके के मिरर बने हैं यही होते हैं स्फेरिकल मिरर, और इन दोनों का नाम होता है भैया जिसमें तुमने अंदर की तरफ, अब देखो याद कैसे करते हैं, ज्यादातर ऐसे ही बताते हैं भाई सब, है ना। याद कैसे करते हैं भैया, लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट होती है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और यहां लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, तो भैया ये क्या है, केव यानी कॉनकेव मिरर। अब तुम्हें कैसे याद रखना है, मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करूंगा, थोड़ा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल ये सोचो कि यार मेरे पास ना एक लाइट रे है और जो लाइट रे है वो मान लो इस पर टकराई ऐसे, ठीक है। अब देखो ये सरफेस देखो कैसा है, थोड़ा फील लो फिजिक्स की फील। ये सरफेस थोड़ा सा राउंड है। सोचो मैंने तुम्हें एक ऐसा राउंड सरफेस दिया, कैसा, ऐसा राउंड सरफेस, और तुमसे बोलो इसके ऊपर बॉल फेंको। ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम किसी राउंड सरफेस के बाहर वाले हिस्से पर बॉल फेंकोगे वो बॉल ऊपर चली जाएगी, यानी डाइवर्ज हो जाएगी। यानी आपने मान लो, यहां पर एग्जांपल देके बताता हूं, ये तुम्हारे पास वो है राउंड सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कोटिंग है। आपने जब इसको बॉल यहां पे फेंक के मारी ना, यहां पे, तो वो बॉल पता है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। बाहर की तरफ यानी कि वो देखो ना ऐसे गोल सरफेस होते हैं, बाहर मारते ऊपर ऊपर उड़ जाती है बॉल, तो भैया ऐसा होगा। यानी यहां डाइवर्जिंग नेचर है। डाइवर्जिंग मतलब अपनी जो बीम मैंने फेंकी थी उसको दूर फेंक देना, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई ऐसी दीवार है ना, कुछ इस तरीके की दीवार है, और इस दीवार के ऊपर वाले कोने पर तुम बॉल फेंक के मारते हो, तो फील करो, अगर तुम इस ऐसी मुड़ी हुई दीवार के ऊपर वाले हिस्से पर तुम बॉल फेंक के मारते हो, बॉल नीचे आ जाएगी, तुमने फेंकी नीचे आ गई।
तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। तो एक कॉनकेव मिरर होता है एक कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है एक डाइवर्जिंग मिरर। यानी कॉनकेव मिरर पे जब लाइट बीम आएगी तो वो सारी बीम को इकट्ठा कर देगा, और जब डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर पर आएगी तो वो सारी बीम को बाहर फेंक देगा। इस एक लॉजिक के साथ तुम सब कुछ समझ सकते हो। बस यही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व मिरर में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कर्व मिरर है, अब मैं इसको इधर से मान लो कोटिंग कर देता हूं, तो ये कौन सा मिरर हो गया भैया? ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। याद कॉनकेव कॉन्वेक्स से मत करना यार, है ना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ये हो गया भैया कन्वर्जिंग, और ये हो गया मेरा डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये क्या है भैया? कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव, और ये क्या है? डाइवर्जिंग यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए ये कॉन्वेक्स हो गया। अब भैया अब मैंने क्या किया, यहां पर सारी चीजें मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जो देखो ये जो स्फेयर से बना होगा कुछ ऐसा स्फेयर होगा, है ना। अब ये ओवल लग रहा है, लेकिन मानो इसको ऐसा भैया एक ऐसा स्फेयर होगा, तो इस स्फेयर के डायमीटर का देखो यहां पर मेन पॉइंट, जो भी लाइन क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी लाइन इस मिरर को किसी भी पॉइंट पर कट करती है, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं भैया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जिस जगह पर ये प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर मीट करते हैं इसको बोलते हैं भैया पोल। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, अब देखो ये किसी ना किसी स्फेयर से बना था, इस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जहां से ये कॉनकेव मिरर आया है उसी के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझो ना, अगर ये स्फेयर होता पूरा तो ये रेडियस ही तो होती इसकी, है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे हिस्से में होता है एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे हिस्से में होता है एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं भैया फोकस। डन है। अच्छा, इस फोकस से लेके पोल तक की दूरी को भैया क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या बोलते हैं भैया? फोकल लेंथ। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पोल। सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट लाई बिटवीन सी एंड पी, यानी कि जो बीच का पॉइंट होता है, यहां पर लिख लेना, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे हिस्से को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं या फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और फोकस क्या है? द पॉइंट इन मिडवे ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट, इन सबको मिला दो एक साथ तो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। इसी एक्सिस के ऊपर सब कोई बैठे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे आ गया कर्व मिरर। अब कर्व मिरर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आ गया मेरे पास। अब आ जाते हैं आगे, हाँ, इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ लेते हैं। अब तो पहले देखो भैया, इमेज फॉर्मेशन के रूल में क्या है, मान लो मेरे पास ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। आई होप आप सबको समझ आएगा कन्वर्जिंग मिरर ही क्या होता है। एक देखो, मैं कन्वर्जिंग मिरर के कॉन्सेप्ट से ही तुम्हें सब बता दूंगा। देखो, जब तुम इनको पढ़ोगे तो तुम्हें कई बार चीजें याद करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कुछ याद मत करो, बस समझो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये समझ लिया बस। अब तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, यहां तक कि वो भी याद नहीं करना पड़ेगा कहां बनेगी कहां नहीं बनेगी इमेज, जब आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो समझो ये क्या है भैया? कन्वर्जिंग मिरर है। अगर ये एक कन्वर्जिंग मिरर है तो भैया ये क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, सॉरी पोल है, ये फोकस है ना, इसको यहां से बना देते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। चलिए CF। तो हमसे बोला गया भैया रूल देते हुए कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल या कोई भी रे पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला मैंने? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। क्या बोला मैंने भैया? अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई रे फोकस से पास करती है, गैस करो, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास कर रही थी। अब कोई रे
फोकस से पास करेगी तो भैया रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा अगला भैया, अगर कोई रे का मन कर रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का, किसी रे का मन कर गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। किसी रे का मन कर रहा है मैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाऊंगा भैया, तो वो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मैं आज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चलिए ये हो गई बात। अच्छा अब कुछ और भी है क्या, हाँ मान लो अब आप कह रहे हो भैया इनमें से किसी के थ्रू नहीं जा रही है ना, आपने कहा कि भैया इनमें से किसी के थ्रू नहीं जा रही, ये तो कहीं भी जा रही है, पता नहीं कहीं भी जा रही है, कहीं भी, मान लो इस पोल पे जा रही है, इस पोल पे है ना, कहीं भी, तो भैया जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल से ही वापस आ जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेगा। तो भैया अगर कहीं भी जाती है या पोल पर टकराती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उतने ही एंगल से। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, डन है, डन है। अब आ जाते हैं आगे, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले आप ये समझो कि कॉनकेव मिरर भैया एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बच्चों बहुत डाउट में रहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर है, बच्चे रहते हैं भैया वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड, डायरेक्ट, इसलिए मैं ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बताता हूं। एक कन्वर्जिंग मिरर है, क्या है ये, एक कन्वर्जिंग मिरर, यानी जब लाइट रे आएगी, जब लाइट रे आएगी तो वो उसे कन्वर्ज करेगा, जब लाइट रे आएगी तो उसे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइन तो मीट करेंगी, रे मीट करेंगी, रे मीट करेंगी, ठीक है। कुछ कर लो भाई, कुछ भी कर लो, रे तो मीट करेंगी, ठीक है, एक ना एक तो करेगी, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर रे मीट करेंगी तो भैया इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बननी तय है। अगर रे मीट कर रही है, अगर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल थोड़ी बनी इमेज, फिर इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कनकेव मिरर में हमेशा देखो मीट कर रही है रे तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब आप बोलोगे हाँ एक केस होता है जो तुमको नहीं पता, हमको पता है, सुनो हर केस को डिस्कस करते हैं भैया। अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, डन है यार, बहुत आसान है, देखना मैं समझाता हूं कैसे, है ना, डिटेल में तुमने पढ़ रखा होगा सब कुछ। अगर ये पैरेलल गई तो फोकस से पास, फिर पैरेलल गई फिर फोकस से पास, ठीक। अब एक चीज याद रखना, तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए, है ना। अब ये टेबल मैं नहीं कह रहा याद करो, मैं नहीं कह रहा याद करो, मैं तो इसको सिखा के जाऊंगा, मैं तुम्हें तरीका बता के जाऊंगा कैसे होनी है, ये याद नहीं करनी, बट ये आना चाहिए इसके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है तुम एग्जाम के अंदर भूल जाओगे कौन सी रे निकालनी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर अगर बियॉन्ड सी है तो इस रे को निकालूंगा तो एफ एंड सी के बीच में आ जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये मेरे पास भैया इन्फिनिटी पर रखी है, इतनी दूर है कि पैरेलल ही आएंगी सारी बीम्स, तो पैरेलल आएंगी तो फोकस के थ्रू चली जाएंगी, एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अच्छा ये इतनी बड़ी इमेज को फोकस पॉइंट पे जब डाला गया, यानी कि सब जब ये रिट्रेस होके फोकस पॉइंट पे गए तो भैया बहुत छोटी इमेज बनेगी, यानी हाई डेफिनेशन नहीं है, ये क्या है भैया, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक, चिन्नी सी छोटी सी। चलो आगे आ जाओ भैया, आगे बोल रहे हैं। अब सुनो एक बात बताता हूं, जब मैं ऑब्जेक्ट को आगे खसकाऊंगा, सुनना ध्यान से, देखो ये सब कुछ लॉजिक है। मेरी सबसे पहली ऑब्जेक्ट कहां रखी थी, सबसे पहली ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी पे थी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे शीशे के पास लाऊंगा, बोला क्या मैंने, जैसे जैसे मैं इसको कॉनकेव मिरर के पास लाऊंगा वैसे वैसे ये कन्वर्जिंग पॉइंट पीछे होता चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे समझे हो ना, ये बहुत मतलब मैं क्या ही बोलूं, है ये लॉजिकल चीज है। सुनना, मैंने यहां इमेज रखी तो मैं इस इमेज को जैसे जैसे आगे करता जाऊंगा, इसकी इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो पीछे की तरफ खिसकती जाएगी। कन्वर्जिंग पावर बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसकी कन्वर्ज करने वाले पॉइंट, मैंने इसको यहां पे किया तो इसने यहां पे पलट के दे दिया, मैंने इसको यहां रख दिया तो अब तो पीछे करेगा ना वो, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे वैसे वैसे इमेज पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी इमेज, अब सुनना ध्यान से, जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे थी तो आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे। अब इन्फिनिटी से आगे क्या होता है, यहां पर मान लो ये क्या है इन्फिनिटी, ये क्या है,
इसको मानो ये C है, ठीक है, ये C है और ये F है, ये क्या है F और ये C, ठीक है। तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे थी तब फोकस पे बनी। अब इन्फिनिटी से आगे क्या होता है भैया, इन्फिनिटी से आगे होता है बियॉन्ड C, यानी C के पीछे। इन्फिनिटी से आगे है और C से पीछे, ठीक है, तो बियॉन्ड C हो गया भैया। और अगर C के पीछे है तो भैया ये जो देखो सुनो, ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है तो ये इमेज पीछे होती चली जाएगी, बस तो F एंड C के बीच में आ गई, F एंड C के बीच में आ गई इमेज यहां आ गई। हर एक स्टेप आगे चलते चले जाओ। अब C के पीछे थी अभी, ठीक है, मान लो सबसे पहले यहां इन्फिनिटी पे थी, ठीक है, इन्फिनिटी पे थोड़ा आगे आई, C के पीछे हुई, फिर थोड़ा आगे आई, यानी F और C के बीच में। अब कहां ये F और सॉरी ओ गलती हो गई ओए, ठीक है, अब कहां ये एग्जैक्ट C पे आई है भैया, एग्जैक्ट C पे आई, यानी एट C आई। अब क्या करें, तो अभी जब इमेज मैंने बनाई थी F एंड C के बीच में थी, अब जब एग्जैक्ट C पे आ गई तो थोड़ा और पीछे कर दो, तो C कर दो, बस सिंपल है। अच्छा, इसको और आगे करें, F एंड C के बीच में, F एंड C के बीच में करें, ये इमेज और पीछे चली जाएगी, यानी बियॉन्ड C हो जाएगा, बियॉन्ड C, ठीक है। और आगे करो, फोकस पे ले आओ, तो अगर फोकस पे आ गई तो इन्फिनिटी चली जाएगी, समझ रहे हो, पीछे बियॉन्ड C के पीछे क्या इन्फिनिटी बैठा है। तो अच्छा, एनसीईआरटी में अब क्या दिया हुआ है भैया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है नो इमेज फॉर्म्ड, तो नॉट फॉर्म लिख देना। तो मैंने यहां पर ये ठीक से लिख रखा है, सुनो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगी वैसे वैसे इमेज पीछे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे थी, फोकस पे बनी, थोड़ा आगे आई बियॉन्ड C पे तो पीछे चली गई F से, F एंड C के बीच में, C पे आई तो C एंड F से पीछे क्या है, C है, फिर बिटवीन C एंड F, यानी कि आगे आ रही है, देखते रहना ऑब्जेक्ट आगे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट अब बिटवीन C एंड F आई तो बियॉन्ड C चली गई। ऑब्जेक्ट आते आते फोकस पे आई, एट इन्फिनिटी हो गया, नोट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। पोल एंड फोकस, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इतना आगे आ गई, अब इतना आगे आ गई कि हमारे हाथ से बाहर निकल गई, समझ रहे हो, तुम समझो यार, तुम समझो। अब आगे आते आते मैं फोकस के ऊपर जब आया था तो इन्फिनिटी चली गई, अब उससे आगे कहां भेजूं, तो इधर की तो सारी जगह भर गई, समझ रहे हो, देखो यार, इधर की तो सारी जगह भर गई, यहां पोल से लेके इन्फिनिटी तक सब भर गया, कहीं बची नहीं जगह। तो जब अब मैं आगे पोल और फोकस के बीच का डायग्राम बनाऊंगा तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं पोल और फोकस के बीच का डायग्राम बनाऊंगा तो सुनना जरा ध्यान से, टक 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 टक, ठीक है। तो भैया मान लो पोल और फोकस ये है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, और ये क्या है, पोल है, ठीक है, रफली बना लेते हैं। यहाँ पर इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट के पहली वाली जो रे जाएगी वो पोल से जाएगी, तो पोल से वापस आ जाएगी, नहीं आया, अरे बोलो यार, यहाँ पे आ गई वापस। अच्छा, दूसरी, अब तुम ऐसे मत भेजना इसको, क्योंकि जब ऐसे भेजोगे ना तो ये फोकस से पास करना चाहेगी तो अपने आप को काट देगी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, रे डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे भाई, कहीं मारो इसको ऐसी जगह पर, देखो ऐसा क्यों करते हैं सर, एक बात बताओ, ये क्या केमिस्ट्री है क्या, नहीं केमिस्ट्री नहीं है, ऐसी गाली मत देना इसको भाई, ठीक है, तो भैया ये केमिस्ट्री नहीं है, असल में ये एक, मतलब हम देखते हैं ना कि हमारे जो लाइट रेज होती है ना वो इनफाइनाइट निकलती हैं किसी भी बॉडी के अंदर से, तो भैया ये जो पॉइंट है ना यहां से भी इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, तो मेरे काम की कौन सी रे है वो यहां पर यूज करनी है। तो भैया मैंने क्या बोला कि ये वाले काम की रे है, यानी कुछ ऐसी रे बनाओ इसके अंदर से जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेता हूं, ठीक है, ओए होए होए होए, थोड़ा सा मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास लाना पड़ेगा। तुम हाँ बिल्कुल स्केल वगैरह से बनाओगे तो वो बिल्कुल ठीक बन जाएगी, ठीक है, स्केल वगैरह से जब मेजर करके बनाओगे ना तो ठीक बनेगी, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की भैया इमेज आएगी। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों रेज तो भैया कभी मिलेंगी नहीं, है ना, दोनों पैरेलल जा रही हैं। अगर दोनों पैरेलल जा रही हैं तो मैं क्या करता हूं भैया, वर्चुअल इंटरसेक्शन कराना होता है। वर्चुअल इंटरसेक्शन इसका कुछ ऐसा होगा, दोनों पैरेलल होगी के, ओ क्या हो गया भाई, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, है ना। रुको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार डायग्राम बनाते हुए चीजें गलत हो जाती हैं। अगर आप स्केल वगैरह से बनाएंगे तो डायग्राम एकदम सही बनेगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्चुअली मुझे मिलानी पड़ी, इसीलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, और इमेज बड़ी बन रही है इसीलिए इन लार्ज इमेज बनेगी। कैसी, इन लार्ज, ठीक है। अच्छा यहां आ जाओ,
यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला केस क्या है भैया, एनलार्ज इमेज बन रही है और वर्चुअल इरेक्ट है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये आ गए कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर अगर तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि भैया कन्वर्जिंग मिरर था। अब मैं बिना चार्ट दिखाए तुमसे पूछना चाहता हूं, बिना चार्ट दिखाए, इसको मत देखना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में तुम खुद बताना जरा, बस ये सोचो ये डाइवर्जिंग मिरर है, कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अगर ये डाइवर्जिंग मिरर है तो भैया यहां देखो मैंने ये कर दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी तो हाँ 100% भैया एक रे आएगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने पढ़ा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस से पास करेगी। तो ये मान लो C है, ये मान लो F है, ये मान लो P है। तो आप भैया ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे आ जाएगी, गलत, क्योंकि ये मिरर कभी कन्वर्ज नहीं करता है ना, ये मिरर कभी कन्वर्ज नहीं करता। इसका मतलब भैया कन्वर्जिंग तो नहीं होगा, डाइवर्जिंग होगा। यहां से मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो यहां से डाइवर्ज होगी इमेज। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो भैया यहां तो नहीं मिलेगी ये इमेज है। अच्छा चलो दूसरा बना लेते हैं, ये दूसरा पैरेलल गया, ऐसे तो नहीं आ पाएगा, तो ऐसे चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो भैया ये नहीं मिले, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको जानबूझ के मिलाना पड़ेगा। यानी भैया हमेशा वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज बनेगी, बोलो हाँ या ना। हमेशा हमेशा डाइवर्जिंग मिरर में तो कभी मिलेंगे ही नहीं ये रे, है ना, तो वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगी। अच्छा देख के भी पता चल रहा है इन्फिनिटी की इमेज हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया काम, बोलो यार, ये हो गया इन्फिनिटी में बनेगी तो। अच्छा अगर यही इमेज कहीं बीच में बन जाती है तो ये रहा इसका डायग्राम, है ना, ये रहा उसका डायग्राम, दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। याद रखना इन्फिनिटी के अलावा कॉन्वेक्स में कुछ भी हो जाए, कैसी भी इमेज, कैसे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। दैट इज ऑल फ्रॉम मिरर्स। तो अब तुम कहोगे भैया इतना कंफ्यूजिंग कैसे, देखो यार, देखो यहां देखो, एक बार में हो जाएगा कनकेव। इसको यहां पर एकदम मस्त तरीके से समझाते हैं, तुमको दिक्कत ना लो। यहां पे आ जाओ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखना कैसे लिखेंगे, देखना जल्दी सुन लो भाई, देखो कैसे लिखेंगे। इन्फिनिटी पे थी भैया, फोकस पे आएगी, बोलो हाँ या ना जल्दी। अच्छा इन्फिनिटी से थोड़ा आगे कर दो, यानी बियॉन्ड सी कर दो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एफ से थोड़ा पीछे कर दो, सी एंड एफ के बीच में हो गई, ठीक है। थोड़ा और आगे करो, एट सी कर दो। इमेज दिमाग में चलना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वो लॉजिक चलना चाहिए कि जैसे जैसे, अरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे करोगे, बियॉन्ड सी से तुमने एट सी किया तो इससे और पीछे क्या होगा, सी होगा। अब और आगे किया तो सी एंड एफ के बीच में आए, सी एंड एफ के बीच में आए तो सी से पीछे चले गए, बियॉन्ड सी, ठीक है। और फिर सी एंड एफ से आगे एफ पर आए तो भैया इन्फिनिटी विच इज नाउ इन एनसीईआरटी इज नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड, डन। अच्छा भैया आगे चले गए पोल एंड फोकस के बीच में, ये हम औकात से बाहर जा रहे हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये लो बोलो, अरे बोलो अब बोलो बोलो, ये हो गया काम खत्म भाई, खत्म। अच्छा इनके नेचर तो नहीं लिख पाओगे भैया आप जल्दी, है ना, नेचर तो नहीं लिख पाओगे। तो देखो यार ये सब तो एक्चुअल में मिल रहे हैं, हाँ या ना बोलो, ये सब तो एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो सारे कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब देखो कैसे पता चलेगा, जब इन्फिनिटी पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ी है, तो जब उनके पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो फोकस पे कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, देखते रहना भाई, हाईली डिमिनिश्ड, डन। अब बियॉन्ड सी है तो जैसे जैसे देखो एट सी जब होगी, जब सी पे होगी, जब सेम साइज होगा, है ना, सी पे सेम साइज होता है क्योंकि वहां पर तो कोई इंटरसेक्शन होना ही नहीं, नीचे ही होना है बिल्कुल, तो सेम साइज होगा, तो उससे पहले डिमिनिश्ड ही रहेगी इमेज, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनलार्ज, और उसके बाद फॉर्म्ड नहीं होगी। और भैया लास्ट इमेज तो हमें पता है इनलार्ज होती है। लो हो गया खत्म, बोलो क्या है इसमें है। और कॉन्वेक्स वाले तो और भी आसान है, उसकी तो बेइज्जती ऐसे हो जाती है भैया। कॉन्वेक्स वाले में क्या है, कॉन्वेक्स में क्या है, बोलो यार। कॉन्वेक्स में भैया ऐसा है, एट इन्फिनिटी रखोगे तो फोकस बन जाएगी, वर्चुअली मिलानी पड़ेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और अगर कहीं भी रख देते हो, कहीं भी, और एक कहीं भी रख दो भाई, कहीं भी रखोगे पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल इरेक्टिव बनेगी और भैया डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये लो, अब यहां से मुझे यह भी पता चल गया कि कॉनकेव मिरर में एनलार्ज इमेज बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कभी नहीं बनती।
तो यूजेस भी याद नहीं करने। देखो फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना, सब कुछ लॉजिकल है, तुम्हें यूज भी याद नहीं करने। मैं कह रहा हूं कुछ याद नहीं करना। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉनकेव ही ऐसा मिरर है जो इनलार्ज इमेज देता है। तो अगर मैं किसी ऐसी जगह यूज करूं जहां मुझे बड़ी पिक्चर चाहिए तो कॉनकेव यूज होगा। तो भैया डेंटिस्ट की दुकान पर, डेंटिस्ट की दुकान नहीं होती, क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक पर कौन सा मिरर यूज होगा? अरे भैया कॉनकेव होगा। कैसी बात कर रहे हो यार, है बड़ी इमेज बनाने के लिए। अच्छा भैया हेड, आगे की जो हेडलाइट्स होती हैं उस हेडलाइट में क्या, हेडलाइट में क्या कन्वर्जिंग इमेज होनी चाहिए, कन्वर्जिंग यानी मिलनी चाहिए लाइट। कैसी होगी? कॉनकेव मिरर यूज होगा। भैया ग्लासेस, ग्लासेस क्या, मान लो मैंने पेपर जला दिया किसी ग्लास से, किसी सॉरी वो तो लेंस की बात होगी, छोड़ो उसको बाद में बात करते हैं, है ना, मिरर की बात कर लेते हैं, अभी वो आगे आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं और क्या क्या हो सकता है भैया। सोलर फर्नेस क्या होते हैं? सोलर फर्नेस मतलब ऐसी यूटेंसिल्स जिसमें हम सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल से हम सनरेज इकट्ठा करके चाहते हैं एक जगह पर कन्वर्ज हो, तो वहां कैसा मिरर यूज होगा भैया? कॉनकेव मिरर यूज होगा। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स कहां यूज होगा फिर, जब कॉन्वेक्स में बड़ी इमेज बनी रही। इसको तो हम बड़ी के लिए यूज ही नहीं करते। अच्छा इसको देखो, ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा है इसका मतलब ये वाइडर व्यू देता है। देखो ये वाइडर व्यू है, वाइड है भाई, वाइड है। अब ये कॉनकेव है, कॉनकेव देखो देखो, मतलब समझ रहे हो, पतला सा है ना, थोड़ा कंजेस्टेड था, और ये पूरा फैला हुआ है वाइड, तो हम इसे वाइडर व्यू के लिए यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपने एक वो देखा है, ऐसे यूं होता है एक, है ना, वो वाइडर व्यू दिखाता है आपको हर जगह का स्टेशन का। ऐसे ही भैया हम गाड़ी के अंदर जो रियर व्यू होता है उसमें क्या चाहते हैं कि पीछे की ज्यादा से ज्यादा गाड़ी दिखे, तो हमको वाइडर व्यू यूज करना होता है। तो इसीलिए वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कुछ नहीं याद करना मित्र, कुछ याद नहीं करना भाई, कुछ याद नहीं करना, समझ रहे हो? अरे समझो, समझो मेरी बात को, ठीक है, कुछ याद नहीं करना। चलो साइन कन्वेंशन पे आ जाते हैं। साइन कन्वेंशन ये तो एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में एक ही यूज करनी है, ठीक है। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? बढ़िए जी, पढ़िए। इधर वाली चीजों को नेगेटिव लेते हैं, हाँ जी। इधर वाली चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, हाँ जी। इधर वाली चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, हाँ जी। और नीचे वाली चीजों को क्या लेते हैं? नेगेटिव। हो गया काम, बस यही। अरे यही है का साइन कन्वेंशन। यानी अगर कोई इमेज राइट में रखी है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में रखी है तो नेगेटिव, नीचे रखी है तो मतलब किसी की हाइट नीचे बनती है यानी नेगेटिव हाइट, नीचे की तरफ बनती है इमेज यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो ये नेगेटिव हो गया, और ऊपर बनेगी पॉजिटिव हो गया। समझो यार, आसान है यार, है इतना तो आसान है। साइन कन्वेंशन हुए, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या है भैया? पहला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है 1 बाय फोकल लेंथ बराबर 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ओए होई होई होई, ये बोल दिया मिरर फॉर्मूले ने। अब तुम्हें 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू करना है ताकि तुम्हें आगे भी याद रहे लेंस में, ठीक है। तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी चीज है भैया, मैग्निफिकेशन मतलब कितना टाइम्स इमेज बड़ी है, कितना टाइम्स इमेज बड़ी है। तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे ही आना चाहिए, तभी तो कुछ टाइम्स करके आएगा। मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1x, हाइट ऑफ इमेज है 3x, तो 3 टाइम्स बड़ी हो गई ना, तो इसीलिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ याद नहीं करना भाई, केमिस्ट्री नहीं है ये, अरे केमिस्ट्री नहीं है, समझे? हाँ बराबर भैया, बराबर बराबर। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। तो ये फॉर्मूला हो गया भैया मैग्निफिकेशन का। अब मान लो मैग्निफिकेशन आ गई पॉजिटिव, सोचो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव कब आएगी? जब ये दोनों या तो नेगेटिव हो, कट गए, पॉजिटिव आ गए, बोलो हाँ या ना, या तो ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भैया नेगेटिव कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है, हम पागल थोड़ी है जो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से तो ये पॉजिटिव नहीं आया, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। यानी जब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। क्या बोला मैंने? जब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तभी वो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। बोलो हाँ या ना? सब लॉजिक का खेल है भाई, सब लॉजिक का खेल है। यहां सुनो, आगे कह रहे हैं भैया अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से, यानी वो अब इस बार ऐसे है तो इन्वर्टेड रखी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अरे बोलो हाँ के ना, ये हो गई बात। अब आ जाओ
भैया अगर गलती से सुनना, अगर गलती से हाइट ऑफ इमेज बड़ी हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी, तो सिंपल सी चीज है, मैग्निफिकेशन होगा, यानी कि अब जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। बोलो हाँ है ना। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, तो भैया मैग्निफिकेशन में इनलार्ज इमेज बनी है। कैसी बनी? इनलार्ज इमेज बनी है। और अगर मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो वैल्यू कैसे आएगी? 1 से कम आएगी। वैल्यू क्या आएगी भैया? 1 से कम आएगी, यानी डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनी है। बोलो हाँ, डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, सिंपल है, सब कुछ लॉजिक का खेल है भैया। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है एंड हम आ जाते हैं अपने लाइट के दूसरे भाग पर, दैट इज रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? अभी हमने बोला था कि ये लाइट रे वापस आ रही है भैया, इसका कुछ करो, ये वापस नहीं आनी चाहिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो लाइट एक जगह से ट्रेवल करके और दूसरी जगह में चली जाए, ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सुनना, रिफ्रैक्शन को ना डिफाइन करते करते अपन एक चीज समझते हैं। इफ अ लाइट रे, सुनना मैंने क्या बोला, इफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग, मैंने क्या बोला? इफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग चेंज इट्स मीडियम, मेरी सुनते रहना बात, ये एयर है, ये वाटर है। मैंने क्या बोला? इफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग, इफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग चेंज इट्स मीडियम एंड बेंड, दोबारा सुनो, चेंज इट्स मीडियम एंड बेंड। अब वो जरूरी नहीं है कैसे बेंड हो, बस मैंने लिखा एंड बेंड। ठीक है, बेंड, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो हो गई मेरी देशी भाषा जो मैं बताना चाह रहा था, जो यहां मैंने लिखा है। अब क्या होता है भैया? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट या द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच इट गेट्स बेंड व्हेन चेंज इट्स मीडियम is called refraction of light. When a light ray pass from one transparent medium to another, like air to glass, glass to water, then it is speed change, it bend from the original path. रीजन नहीं पूछा मैंने क्यों ऐसा होता है, मैंने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी, दैट इज कि अगर कोई भी लाइट बेंड शो कर रही है, बेंडिंग नेचर शो करती है, यानी वो मीडियम चेंज कर रही है, इसीलिए यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये एयर है, एयर के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, और ये नीचे भैया क्या है? पानी है। क्या है ये? पानी है। तो भैया पानी के मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े पास पास होते हैं। तो भैया जब ये एयर के अंदर देखो, ये है वो लोग जो 9th 10th क्लास तक, 10th क्लास से पहले पहले खुशी खुशी जी रहे थे, है ना। ये ऊपर वाले कौन से लोग हैं? जो 10वीं क्लास तक बड़े खुशी से जी रहे थे, है ना। ये 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे से जी रहे थे भैया, तो खुले खुले एकदम खुला खुला इंजॉय कर रहे थे, मस्त, है ना। तो लाइट रे आराम से काम कर रही है 9th 10th से पहले, और जैसे ही 10th में आए, ओए होए भैया बोर्ड, भैया पेपर, सीबीएसई फलाना ढिमकाना। तो जैसे ही यहां पर प्रेशर बनना शुरू हुआ, यानी कि यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स कंजेस्टेड हो गए ना, पास पास आ गए ना, तो यहां पर क्या हुआ? प्रेशर बना। अब थोड़ा सा ये एक कमरे में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो भैया अब क्या हुआ? अब इनकी जो स्पीड पहले बहुत ज्यादा थी, कि अब तो भाई हम तो क्या बात है, ये वाला नेचर खत्म नहीं यार, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो स्पीड कम हो गई, समझ रहे हो। तो एयर में ये जो मॉलिक्यूल खुले खुले थे, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। और इसमें यहां आने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, इसकी वजह से थोड़े बेंड हो गए, थोड़े झुक गए, है ना। पहले ऐसे थे, हाँ 8th 9th क्लास है ऐसी कुछ, और अब थोड़ा 10th क्लास है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया थोड़ा बेंड हो गई, है ना, थोड़ा बेंड हो गए टुवर्ड नॉर्मल, अब नॉर्मल पर्सन हो रहे हैं, समझ रहे हो, टुवर्ड नॉर्मल, अब थोड़ा नॉर्मल पर्सन हो गए, स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो यहां पर बेंडिंग हुई टुवर्ड नॉर्मल। अब मान लो यहीं पर इस केस को उल्टा कर देते हैं, हालांकि उल्टा करके अच्छा नहीं दिखेगा, बट कर ही देते, क्या दिक्कत है, कहां से होगा भाई, कहां है, तो इसको क्या करते भैया, उल्टा कर दो, कहीं है क्या कुछ नीचे, ये रहा, हाँ। अब क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया, ठीक है। सिस्टम उल्टे किए हैं, जरा इनको रफ तो करना ही पड़ेगा। यहां से इसको छोड़ दो, इसको मत मानना यार, इसको ऐसे हटा देते, अरे वो वाला कहाँ है इरेजर, ये रही,
तो इसको क्या करो, हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, बाकी तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, ये तो एयर है, हाँ ये वाटर है, इसको सीधा करो, ठीक है, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, बाकी तो तुम समझ ही जाओगे, समझदार लोग है ना। अब क्या होगा, अब भैया पहले वाटर है, वाटर 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 के अंदर ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, वाटर के अंदर ये लाइट रे ऐसे आ रही है, इस तरीके से लाइट रे आ रही है, ठीक है। यानी आप ना स्टार्टिंग से ऐसे रहे हो झुके झुके से यार, मतलब क्या बोल सकते हैं ना, बहुत बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, और एकदम से तुम ऐसी खुली खुली जगह में जाते हो तो क्या होगा, अरे बिल्कुल खुल जाओगे और ज्यादा है ना। तो क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अब ऐसे बेंड हो जाएगी, इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रे बेंड हो जाएगी। ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, इट इज जस्ट द रीजन इज भैया यहां पर स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। अब ऊपर वाली स्पीड कम थी और नीचे वाली स्पीड ज्यादा हो गई, तो सिंपल है, लाइट की स्पीड का डायरेक्ट कुछ रिलेशन होता है उसके बेंडिंग नेचर से, है ना। और इसी बेंडिंग नेचर को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या बोल रहा है, लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। स्पीड डिक्रीज इन डेंसर मीडियम, जो डेंसर मीडियम होगा जहां पर मॉलिक्यूल पास पास होंगे वहां स्पीड का, अरे भीड़ में देखो ना यार, ट्रैफिक जैम होता है जहां पर, वहां पर धीरे धीरे गाड़ी चलती है तो स्पीड कम हो जाएगी। और जहां पर खुली सड़क होगी भैया, हाईवेज पे, तो वहां तो गाड़ी ऐसे चलती है बिल्कुल, है ना। तो भैया फिर क्या है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये केस हो गए अपने रिफ्रैक्शन के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाउ समझो, क्या मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, यानी लाइट की वेलोसिटी जहां ज्यादा हो गई, जहां लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई वो रेयरर मीडियम होगा। वो क्या होगा, रेयरर मीडियम। रेयरर का मतलब क्या होता है भैया, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है कंपैरेटिवली, रेयरर मीडियम होगा। और जहां वेलोसिटी ऑफ एस लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वाह, जहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी बोल सकता हूं क्या, सी मतलब भैया, नहीं वो नहीं, सी मतलब क्या होता है भैया, लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। तो सी मतलब लाइट की स्पीड, तो ये आ गया सी, हाँ। अब देखो जहां पर ये ज्यादा होगी, भाई क्या हो रहा है यार इसको, है, जहां पर ये ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम, जहां पर ये कम होगी वहां डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। चलिए, तो मेरे पास यहां पर ये समझ आया कि इसका ना डायरेक्ट रिलेशन है मीडियम से, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक नंबर है जो शो करता है कौन सा मीडियम किससे ज्यादा डेंस है, बस। मतलब मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे शो करना है, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है, क्या बोला मैंने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्षमता, क्या करने की, झुकाने की क्षमता, ठीक है। किसी इंसान को तुम झुका सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तो वो क्षमता क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे। तो देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयरर मीडियम का कम होगा। तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा हुआ वो डेंसर हो जाएगा, यानी वहां स्पीड कम हो जाएगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है मेरे से किसी दूसरे मटेरियल का, और यह भी बताना जरूरी है कि कहां से लाइट आ रही है, क्योंकि ये रिलेटिव चीजें होती हैं कि भाई मेरे से तो तू तभी डांट खाएगा, तभी सुनेगा ना जब तू पहले से, देखो जब तुम पहले खुली हवा में थे, मजा आ रहा है, तभी तो आगे जाके बेंड हुए, वरना तुम्हें पता ही नहीं था कि भैया ये बेंडिंग क्या होता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी दबाने की क्षमता ऑफ 2 विद कंपेयर 1, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू 1, 2 का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बराबर, सिंपल सी चीज है भैया। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी आ जाएगी नीचे, इनवर्स रिलेशन होता है। आई होप आपको समझ आया, ये हो गया बस, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स स्लोअर लाइट ट्रेवल इन दैट मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में कितना लाइट बेंड करेगी, कितना स्लो जाएगी, वो क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। ऐसे ही होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव में रिफ्लेक्टिव बोल रहा हूं और रिफ्लेक्टिव में रिफ्रैक्टिव, यही होता है भाई, यही होता है, कोई बात नहीं।
तो अब मैंने पूछा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम, और एयर में वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की c, और मीडियम में कितनी होगी v। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन आ गया। बोलो जय माता दी, हो गया काम, है ना। तो ये भैया मेरे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। ये भैया मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक सरफेस है। ऑब्वियसली सी बात है भैया कि ये एयर होगा या ये ग्लास होगा, यानी दोनों मीडियम अलग अलग होंगे, सेम तो नहीं होंगे। ये मेरे पास एक लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक की, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये सब पढ़ चुके हम, है ना। ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा एंगल है, जल्दी बोल दो भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला मैंने, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऐसा है तो भैया सिंपल सी बात है कि स्पीड कम हो जाएगी ग्लास के अंदर, लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से झुक जाएगा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे बोलो हाँ या ना। अच्छा, आपने कैसे पता लगाया ये झुक गया, क्योंकि पहले ये ऐसे जा रहा था लेकिन अब थोड़ा सा बेंड हो गया। ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, नॉर्मल से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल। ये कौन सा है, इंसिडेंस एंगल, ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस। ठीक है, चलिए ये मेरे पास दो चीजें आ गई, है ना। अच्छा, दो पहला लो बोल रहा है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, लाइन से, ये तो हमको पहले ही पता है भैया कि इन तीनों को एक पेज पर उतारना चाहोगे तो तीनों एक ही पेज पर आएंगे, यानी तीनों सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं ये ऐसे गई और बाहर आ गई, नहीं, तीनों क्या होंगे भैया, सेम प्लेन पर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे पूछा हुआ है, आगे बोला हुआ है साइन ऑफ द एंगल ऑफ, मैं बता देता हूं, तुम इसका साइन निकालो, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई निकालो, इसका रेशियो लो साइन ऑफ आर से, यानी कि इस एंगल का साइन निकालो और इस एंगल का साइन निकालो, दोनों का कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड नाउ दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया, यानी कि अगर तुम्हें स्नेल्स लॉ या फिर मैं बोलूं ये दूसरा लॉ लगाना है तो याद रखना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू द एयर। ठीक है, बाकी तुम्हें जो यूज करना है वहां पर मिल जाएंगी, वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, सवालों में हम बहुत अच्छे से चीजें समझेंगे, अभी सिर्फ एक रिवीजन तुम्हें कराना है। ठीक है, 45 मिनट में सारा चैप्टर बस क्लियर कराना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब पूछ लिया जाता है, ये भी पेपर में है ना, इस बार तो आया भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। मेरे पास ये इंसिडेंट रे आ रही है एक, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस का एंगल है। ये क्या हुआ भैया, ये देखो, ये एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है, मान लो। ठीक है, ये ग्लास है, तो ये इसके अंदर बेंड होगी, ये हमें पता है ना कि ग्लास के अंदर कम स्पीड हो जाएगी, तो इसीलिए बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब क्या हुआ, ये अगर ग्लास ना होता, ये ग्लास अगर ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधी जानी थी, अगर ये ग्लास ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधी जानी थी, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट ऐसे सीधी जानी थी, लेकिन ये ग्लास आया, उसकी वजह से ये लाइट ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, चलिए, ये बेंडिंग लाइट इस ग्लास के दूसरे हिस्से पर टकराई। क्या बोला मैंने, ये जो बेंडिंग लाइट है ना, ये इस ग्लास के दूसरे हिस्से पर टकराई। और अब सुनो, ये वो वाला केस है जब आप झुके झुके रह रहे थे, एकदम से खुले आसमान में गए, आप ट्रैफिक में थे, पहले धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे यहाँ पर, और जैसे ही खुली सड़क पर गए तो आपने गाड़ी दौड़ा दी, यानी इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, है ना। क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस बार आप गाड़ियों से बहुत दूर चले गए भैया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट आपको एक चीज दिख रही है कि यहां पर पहले एक बार मुड़ी है और फिर बाहर निकल के मुड़ी, तो यानी कि यहां पर जो इफेक्ट आया था ग्लास का वो यहां पर खत्म हो गया, यानी कि जो लाइट पहले जा रही थी और जो लाइट अब जा रही है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी कि इस ग्लास के आने से जो लाइट पहले ऐसे सीधी जाती वो जस्ट थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गई है, जा उसी डायरेक्शन में रही है अभी भी। इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने रास्ते से भटक गई परंतु डायरेक्शन सेम है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये है ग्लास स्लैब के थ्रू। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है देखो, नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्रैक्शन का होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नॉर्मल से जो एक्चुअल में निकल के आई है
निकल के आना यानी इमर्ज होके आई है, इमर्ज होके आई है ना, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये 3 एंगल हमारे पास है। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आगे आ जाओ, स्फेरिकल लेंसेज की बात कर लेते हैं। देखो बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल सी चीज बताता हूं। ये कॉनकेव मिरर होता था, इसके आगे एक और मिरर जोड़ दो, इसको बोलेंगे सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर होता था, इसके आगे एक मिरर और जोड़ दो, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। डन है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर भैया फोकस है, और यहां पर भैया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहां पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी चीज नहीं होती है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। ये ठीक है, ये इसका फोकस है F1, ये इसका दूसरा फोकस F2, ये भैया 2F1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मान लो, बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, ये स्फेरिकल वो थोड़ी है ना। और यहाँ आ जाओ 2F2, ठीक है, ये हो गया। डन है। तो भैया ये मेरे पास क्या, अच्छा भैया आपने F1 F2 क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर ऐसा होता है, ये रूल लगे हाथ तो रूल भी बता देते हैं। रूल में क्या है, पैरेलल जाएगी लाइट, तो आप खुद बताइए जी, जब पैरेलल जाती थी तो आप कहते थे फोकस से पास होगी, तो ऐसे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन थोड़ी करेगा, ये क्या करेगा भैया, रिफ्रैक्शन करेगा। यानी यहां लाइट सीधी आ रही थी, लेकिन देखो ग्लास के अंदर आके कुछ बेंड होगी लाइट, बोलो हाँ ना, ग्लास के अंदर आके लाइट थोड़ी बेंड होगी, तो इसीलिए ऐसे चली जाएगी बेंड होके, लेकिन जाएगी अभी भी फोकस से, तो वो रूल सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा भैया, अगर फोकस के थ्रू गई, तो अगर फोकस के थ्रू गई, इसीलिए मैंने यहां पे एक फोकस बनाया, क्योंकि इधर भी जा सकती है इधर भी, तो फोकस के थ्रू गई तो ऐसे तो आएगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो नहीं होना। तो अगर फोकस के थ्रू जाएगी, एक बात मैं यहां पर नोट करने वाली है कि बीच में बना रहा हूं लेंस के, ठीक है, क्योंकि लेंस के बीच में बेंडिंग होगी ना। और कैसे चली जाएगी भैया, सीधी चली जाएगी, ठीक है, सीधी चली जाएगी जैसे जा रही थी अब तक, है ना। अब तक कर्व सरफेस में क्या पड़ा कि फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से निकल जाएगी चुपचाप से, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए बाकी भैया, अगर ये इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इससे जाएगी तो क्या होगा, तो भैया इससे जाएगी तो वापस यहीं आ जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। बस यही है रूल्स, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल्स क्या है ये, अच्छा ऐसा ही, अच्छा ये क्या है भैया, कॉनकेव मिरर, इसके साथ एक और कॉनकेव मिरर जोड़ दो, ये हो गया कॉनकेव लेंस। क्या है ये, कॉनकेव लेंस। अब याद रखना, ये देखो ये क्या कर रहा है, रे को कन्वर्ज कर रहा है, रे को कन्वर्ज कर रहा है, रे को कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या करेगा भैया, यहां पर रे आएगी, ये रे को डाइवर्ज करेगा, वापस तो ये भी नहीं भेजेगा, लेकिन ये क्या करेगा भैया, डाइवर्ज करेगा रे को। रे को क्या करेगा भैया, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर क्या होता था, कन्वर्जिंग मिरर, बट कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसीलिए यहां पर हम केस उल्टे पढ़ते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के केस ही हमेशा सेम होंगे। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाते हैं केस में, एक केस बना के दिखा देता हूं, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। वहां पर कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर था भैया कॉनकेव, कॉनकेव यानी कन्वर्जिंग मिरर अगर कॉनकेव था, यानी वहां पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा था रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है भैया, कन्वर्जिंग लेंस है यहां कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। ये हो गई अब बात, लो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, यहां से आया। तो मैं एक इमेज बना के दिखाता हूं, यहां मान लो भैया ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से गए ऐसे आ गए, है ना, और फिर से पैरेलल गए तो ऐसे आ गए। तो इस तरीके से भैया क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस काम करता है, ठीक है। अब यानी वहां जितने भी कन्वर्जिंग मिरर के कॉन्सेप्ट थे, यहां कन्वर्जिंग लेंस के होंगे। वहां जितने भी कॉनकेव के थे, यहां सारे के सारे किसके होंगे भैया, कन्वेक्स लेंस के होंगे। देखो एक चीज और बता देता हूं, इसमें अगर तुम्हें कभी भी इमेज फॉर्मेशन करना है, एक लाइन सीधी जाएगी विच इज पास थ्रू द फोकस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देना, सेम सब कुछ सेम होएगा इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, यानी कि कॉनकेव लेंस पर। भैया कॉनकेव लेंस क्या है, तो वहां पर कौन सा मिरर था जो डाइवर्जिंग था, भैया कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर कौन सा लेंस है जो डाइवर्जिंग है, भैया कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस सेम इमेज फॉर्मेशन देगा, कैसे, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे, ठीक है। वहां कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज में नहीं इंटरसेक्शन होता था, यहां भी कॉनकेव में नहीं होगा, यानी भैया वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। अब सोचो कौन सा लेंस यूज होता है जब हमें किसी कागज को जलाना है सनबीम से,
भैया कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो सोचो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है जो रे को कन्वर्ज करे, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर यूज होगा। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लेंस फॉर्मूले में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये हो गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला जी, ठीक है। अच्छा, जैसे यहां चेंज किया है तो वहां मैग्निफिकेशन क्या होता था, v बाय u या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां भी थोड़ा सा चेंज कर दो, यानी v बाय u, इस बार माइनस को प्लस कर दिया, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं है। ये मैग्निफिकेशन है, हो गया काम, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन समझ आया। यहां भी सेम चीजें हैं, सेम, एकदम सेम। अगर तुमने मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे दी तो भैया रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन गई, नेगेटिव आई तो रियल एंड इन्वर्टेड, 1 से बड़ी आई तो मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज, और 1 से छोटी आई तो डिमिनिस्ड। आगे आ जाओ, लास्ट टॉपिक है भैया, पावर ऑफ लेंस। इट इज एन एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज एंड कन्वर्ट द रे ऑफ लाइट। भैया पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर कहती है कि भाई मैं एक लेंस हूं, ठीक है, मैं एक लेंस हूं, मैं कितने पावर के साथ इसको कन्वर्ज कर सकती हूं, कितने पावर के साथ इसको कन्वर्ज कर सकती हूं, इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ लेंस भैया पक्का फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि कन्वर्ज होके देखो फोकस पे चीजें मिलती हैं, है ना, लेंस के अंदर ज्यादातर कन्वर्ज होके फोकस पे बनती है, कन्वर्ज होके बहुत जगह पर बनती है, मेरे को पता है, मैं जस्ट रिलेट करना चाह रहा हूं, समझ लेना भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 बाय फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स में। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि पावर कह रहा है ऐसा। अच्छा, मुझे तो नहीं रखनी, कोई बात नहीं, तुम मत रख बेटे, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तुझे पता नहीं होगा, पर मैंने चुपचाप तेरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा दिया, लेकिन तुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यूनिट क्या होती है भैया? यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है यूनिट? डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर यूनिट होती है क्या भैया? डायोप्टर, ठीक है। फोकल लेंथ देखो क्या लिखा, टेक फोकल लेंथ इन ऑलवेज इन मीटर। और अगर अभी भी तुम ऐसे बच्चे हो, नहीं सुनना मुझे टीचर की बात, मत सुनो भाई, इसको ले लो तो भी सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया मैंने बहुत सारे लेंस लगा दिए तो उनकी पावर कैसे जोड़ू? बहुत सारे लेंस मैंने लगा दिए तो पावर कैसे जुड़ेगी? एक लेंस था, ठीक है, एक छोटा लेंस आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पावर गिनने लगा, पावर गिनते हुए उसको पता चला, उसने अपनी पावर ऐड करके दिखाई। कुछ भी गा रहा हूं मैं, है ना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हाँ ठीक है। चलो, P1 P2 प्लस P3 तो लेंस लग रहे हैं ना ये सारे, तो इन सब की पावर जोड़ दो भैया। पावर जोड़ दो का क्या मतलब है? 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, बस ये रहा, है ना, ये 1 2 दोनों हो गए, खत्म है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब, लेंस का मतलब है कि अगर आपको पावर कॉम्बिनेशन में देखनी है तो सबके पावर जोड़ दो, सबकी पावर जोड़ दो, ये सबके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके जोड़ दो। ये भी किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए भैया, ठीक है, मीटर में होना चाहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे भाई, इतना ही है लाइट, और कुछ नहीं है इसके आगे, बहुत चिन्ना सा छोटा सा चैप्टर है ना। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप भौकाल सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको ये चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा रिवीजन इन 45 मिनट्स ऑफ चैप्टर लाइट। मिलते हैं भौकाल सीरीज में लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, थैंक यू।